ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थेरेपेटिक प्रॉब्लम। थेरेपेटिक प्रॉब्लम 2 पूछी जाती है 5-5 नंबर की, तो इनमें से कोई भी आ सकती है, तो कर लेना। सबसे पहले एक पर्सन है जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट पे आया है ना, उसके रिफ्रैक्टिव एरर के लिए डायग्नोसिस करने के लिए अपन ने उसको क्या होमाइट्रोपिन की ड्रॉप दी। ठीक है, फिर होमाइट्रोपिन की ड्रॉप लेने के बाद कुछ टाइम बाद उसमें क्या हो गया, ऑकुलर पेन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करने के बाद पता चला कि रेड और हार्ड आई है उसकी, हेजी कॉर्निया और ओवल डायलेटेड प्यूपल है। ठीक है, और इंक्रीज इंट्राओकुलर टेंशन है। तो सबसे पहले बोला है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन ने दी होमाइट्रोपिन जो कि मिड्रियाटिक्स होता है ना, मिड्रियाटिक्स दी है अपन ने। तो क्या होता है नॉर्मली, देखो ये नॉर्मल आई है ना, यहाँ पर ये आयरिस है ना, और ये प्यूपिल बनी है। तो अपन जब मिड्रियाटिक्स देंगे तो आयरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो बीच का डायमीटर है वो बढ़ जाता है, तो प्यूपिल जो है डायलेट कर जाती है। पर उससे क्या होता है कि जो यहाँ पर वो है एक्वस आउटफ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है और उसके कारण जो होगी रेडनेस और ये सारे सिम्टम्स है वो आते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। मिड्रियाटिस ऑकर इन आई विथ नैरो इरिडोकॉर्नियल एंगल, मतलब पहले से अगर इसका एंगल जो है नैरो है और अगर और मिड्रियाटिस दे देंगे, मिड्रियाटिक ड्रग दे देंगे, तो उसके कारण और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ग्लूकोमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, फिर आयरिस में कॉन्टैक्ट विथ लेंस ब्लॉकिंग पैसेज ऑफ एक्वस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर चैम्बर, तो वो यहाँ पर ब्लॉक कर देगा और उसके बाद पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ वो नहीं आ पाएगा, जो एक्वस चैम्बर उसका आउटफ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बिल्ड अप बिहाइंड द आयरिस विच बल्जेस फॉरवर्ड एंड क्लोजेस द इरिडोकॉर्नियल एंगल थस ब्लॉक द एक्वस आउटफ्लो, मतलब इससे भी एक्वस आउटफ्लो कम हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है आंखों में। ठीक है, तो ये हो गया रीज़न। फिर आता है नेम 4 मिड्रियाटिक ड्रग्स। तो 4 मिड्रियाटिक ड्रग्स कौन कौन से हैं? एक तो होमाइट्रोपिन तो है ही, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, तो ये जो है 4 ड्रग्स हैं जो कि मिड्रियाटिक ड्रग्स पूछे हैं। फिर पूछा नेम 2 ऑप्थेल्मिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन। तो ऑप्थेल्मिक यूज में सबसे पहले जो है अपन इसको मिड्रियाटिक सेक्शन के लिए तो दे ही रहे हैं एट्रोपिन को, है ना, और किस में दे सकते हैं, जैसे इरिडोसाइक्लाइटिस है ना, और उसके बाद केराटाइटिस, इंजरी टू आई, और या फिर पोस्ट सर्जरी में, है ना। तो या तो इन्फ्लेमेशन हो जाए कुछ आई में, उसमें दे सकते हैं, पोस्ट सर्जरी भी दे सकते हैं अपन इसको, है ना, मिड्रियाटिक्स के ये 2 और यूज़ हो गए। ठीक है, फिर अपना दूसरा केस आता है कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना, जिसका बीपी 180 to 116 है, उसको अपन ने दी थी क्लोनेटिन और थियाज़ाइड डायरेटिक चल रही थी उसकी। ठीक है, तो कुछ दिन बाद उसने क्या है कि ये क्लोनेटिन लेना बंद कर दिया, फिर वो उसको ये सिम्टम्स आ गए, पाल्पिटेशन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, ये सब आ गए। ठीक है, अब इसका पूछा रीज़न क्या है। तो क्लोनेटिन है वो है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक है। ठीक है, मतलब सेंट्रली एक्टिंग है और अल्फा 2 एगोनिस्ट है ना, अल्फा 2 पैक करता है और अल्फा 2 याद होगा ब्रेक्स की तरह काम करता है, नॉन एपिनेफ्रिन नॉन एड्रेनालाइन को निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। तो ये रीज़न क्या है कि जो ये इसकी वजह से आ रहा है ये सिम्टम्स वगैरह, तो इसका रीज़न है रिबाउंड हाइपरटेंशन। रिबाउंड हाइपरटेंशन के एकदम से ड्रग को रोक देंगे उस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सडन रिमूवल ऑफ सेंट्रल सिंपैथेटिक इनहिबिशन रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैटेकोलामिन्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो प्री सिनेप्टिक था वहाँ पर ये ब्रेक्स की तरह काम कर रहा था, एकदम से ये क्लोनेटिन नहीं आएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा, तो पूरा जितना भी नॉन एपिनेफ्रिन नॉन एड्रेनालाइन वो पूरा निकलेगा और जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। एक तो ये रीजन होगा कि बहुत ज़्यादा कैटेकोलामिन्स निकल रहा है। फिर सुपर सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल एड्रेनर्जिक स्ट्रक्चर टू कैटेकोलामिन्स दैट डेवलप ड्यू टू क्रॉनिक रिडक्शन ऑफ सिंपैथेटिक टोन ड्यूरिंग क्लोनेटिन थेरेपी। तो अब ये होता है कि जो क्लोनेटिन है उसने रोक रखा था नॉन एपिनेफ्रिन को, जो पोस्ट सिनेप्टिक वाले रिसेप्टर हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उनके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आ नहीं रहा ना कुछ, नॉन एपिनेफ्रिन आ नहीं रहा, तो उनका हो जाएगा अप रेगुलेशन हो जाएगा। तो एक तो नॉन एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है और ऊपर से सुपर सेंसिटिविटी हो चुकी है रिसेप्टर की, तो उस वजह से 2 रीज़न होगा, एक तो ज़्यादा निकल रहा है और एक सुपर सेंसिटिविटी हो गई, उस वजह से क्या होगा कि ये सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, रिबाउंड हाइपरटेंशन आएगा। फिर इसमें जो ये सिम्टम्स है ना, ये फियोक्रोमोसाइटोमा में भी दिखते हैं। ठीक है, फिर नेम 1 ड्रग यूज्ड टू मैनेज दिस कंडीशन। कौन सी ड्रग का यूज़ करेंगे अपन? फेंटोलामिन। फेंटोलामिन क्या है? अल्फा ब्लॉकर होती है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, फेंटोलामिन अपन यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, फिर व्हाट इज अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन। देखो अप रेगुलेशन क्या होता है और डाउन रेगुलेशन क्या होता है। अप रेगुलेशन के मतलब रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाना और उसका नंबर बढ़ जाना। अप रेगुलेशन अपन को किस में दिखेगा? एंटागोनिस्ट में दिखेगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट में जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, उसमें दिखेगा कि क्या हो जाएगा, अप रेगुलेशन हो जाएगा, मतलब कि बार बार उस रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा तो बॉडी को लगेगा कि एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, तो वो रिसेप्टर के नंबर बढ़ा देगा, तो हो जाएगा अप रेगुलेशन। तो बीटा ब्लॉकर, क्लोनेडिन भी अप रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। फिर आता है डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन होता है एगोनिस्ट के साथ। ठीक है, जैसे साल्ब्यूटामोल में होता था अस्थमा में, है ना, साल्ब्यूटामोल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है, अपन उसको बहुत देर तक यूज़ करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं, तो उसका एक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो अप रेगुलेशन होता है किसके साथ? एंटागोनिस्ट के साथ। डाउन रेगुलेशन किसके साथ होता है? एगोनिस्ट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। एक 70 ईयर ओल्ड मेल है जिसमें अपन को इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है ना, और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है।
तो अपन उसको क्या दे रहे हैं, एंडोमेथासिन दे रहे हैं 25 mg थ्राइस अ डे, ठीक है। एंडोमेथासिन दे रहे हैं, एंडोमेथासिन क्या है, एनसेड है, ठीक है। उसको दे रहे हैं अपन मतलब 2 मंथ के बाद थेरेपी के बाद। उसने क्या रिपोर्ट किया डॉक्टर को कि एपिगेस्ट्रियम में उसको पेन है, वॉमिटिंग हो रही, रेड कलर ब्लैक कलर्ड स्टूल निकल रहा है एंड वीकनेस है बॉडी में, ठीक है। तो कुल मिला के गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं। तो क्या है, एनसेड क्या करता है, कॉक्स-1 को इनहिबिट करता है, उस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाती है और उसके कारण गैस्ट्रिक अल्सर, ये गैस्ट्रिक वगैरह पेन, गैस्ट्रिक डैमेज हो जाता है। तो ये रीज़न है कि क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉक्स-1 को इनहिबिट किया, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो अपना क्या है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है अपने लिए, है ना। तो अगर वो खत्म हो जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा कि ये अल्सर वगैरह डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। फिर कौन सी जो है बेटर चॉइस है, एनसेड, पैरासीटामोल जो है बेटर चॉइस है, क्योंकि ये ज़्यादा इनहिबिट नहीं करती और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता, ज़्यादा एनाल्जेसिक एक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2 सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर के नाम बताने हैं, ठीक है। तो उसके 2 नाम हैं, सेलीकॉक्सिब, एटोरीकॉक्सिब, ठीक है। ये 2 नाम हो गए। और कॉक्स-2 इनहिबिटर देते क्योंकि सेलेक्टिवली कॉक्स-2 को ही इनहिबिट करते, कॉक्स-1 को इनहिबिट नहीं करते, तो गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस कम होते हैं कॉक्स-2 इनहिबिटर में, ठीक है। फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 20 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा से सफ़र कर रही है, ठीक है। उसको अपन एमडीआई के थ्रू 100 माइक्रोग्राम क्या दे रहे हैं, साल्ब्यूटामोल दे रहे हैं पर इनहेलेशन, ठीक है। पर क्या है कि अब जो अटैक है उसके वो हर दिन आने लगे हैं, है ना। तो अब बोल रहा है कि जो ये ड्रग है अपन कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि नेम 1 ड्रग एंड रूट यू विल यूज़ इन दिस कंडीशन। तो सबसे पहले अपन ICS देंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और वो भी इनहेलेशन रूट से देंगे, ठीक है। बैक्लोमिथासोन देंगे। फिर नेम 1 एंटी-IgE एंटीबॉडी, तो ओमैलिजुमैब जो है वो एंटी-IgE एंटीबॉडी जो अपन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है कैन शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर लाइक टर्बिटलिन साल्ब्यूटामोल बी यूज्ड इन द पेशेंट ऑन रेगुलर 3 times a day बेसिस। तो जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, साल्ब्यूटामोल या फिर ये टर्बिटलिन हो गए, अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस में। क्यों? क्योंकि भाई ये साल्ब्यूटामोल क्या है, एगोनिस्ट होते हैं और एगोनिस्ट होते हैं तो डाउन रेगुलेशन हो, डाउन रेगुलेशन हो जाएगा तो ये एक्शन नहीं करेंगे, एक्शन ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को लिए सुटेबल नहीं है ये। और इससे क्या होगा, एक तो ये एक्शन नहीं आएगा और रेगुलर यूज डज नॉट रिड्यूस ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी इवन वर्सन इट। तो हाइपर एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ब्रोंकियल अस्थमा में ये काम ही नहीं आएंगे और ज़्यादा खराब और करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन ये नहीं देते हैं। और क्या देंगे सबसे पहले, इट इज़ एडवाइज दैट पेशेंट रिक्वायरिंग रेगुलर मेडिकेशन शुड बी ट्रीटेड विद इनहेल्ड स्टेरॉइड, ठीक है। एक तो इनहेल्ड स्टेरॉइड देंगे और विथ और विदाउट अगर जरूरत पड़ी तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है। तो एक तो इनहेल्ड स्टेरॉइड देंगे और जो कि बैक्लोमिथासिन वगैरह, और ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 स्टेरॉइड देंगे, ठीक है। ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम लेके ये सब कर लेना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। फिर अपना आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो रामलाल है उसमें क्या है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो रखी है, ठीक है, जो कि MRSA की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो 2 एंटी माइक्रोबियल बताना है जो कि अपन को MRSA के लिए देनी है। तो MRSA के लिए कौन कौन सी, वैनकोमाइसिन दे दो, टिकोप्लानिन दे दो, 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, सेप्टारोलिन या फिर सेफ्टोबाइपेरोल, ठीक है, बाइरोल, सेफ्टी बाइरोल, ठीक है। तो ये जो ड्रग हैं 5th जनरेशन होती है, ये सब दे सकते हैं। फिर नेम 2 एंटी माइक्रोबियल फॉर VRSA। VRSA के लिए अपन क्या क्या दे सकते हैं, लेनेजोलिड, ठीक है, टिगेसाइक्लिन, क्यूनोप्रिस्टिन, डेप्टोमाइसिन, ठीक है, टिटिजोलिड। तो ये सब देते हैं। लेनेजोलिड याद कर लेना, डेप्टोमाइसिन याद कर लेना, टिगेसाइक्लिन याद कर लेना, टिगेसाइक्लिन मैक्रोलेट के अंदर ही है ना, क्यूनोप्रिस्टिन, ये सब दे सकते हैं। फिर 2 4th जनरेशन के नाम पूछे हैं। तो 4th जनरेशन के नाम में एक तो सेफिपिम है और सेफपाइरोम है ना, पाई आता है, सेफिपिम और सेफपाइरोम, ठीक है। ये 4th जनरेशन है। और 5th जनरेशन में सेफ्टारोलिन और सेफ्टोबाइपेरोल, ठीक है। ये 2 नाम ही अच्छे से याद करना, पूछा सकते हैं, अलग से ही पूछा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं कि एक पेशेंट है, उसमें मैलिग्नेंसी हो रखी है ना, और कैंसर वगैरह हो गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। तो कौन सी अपन को ड्रग देनी है। सबसे पहले नेम 2 ड्रग्स ओपियोइड एनाल्जेसिक विच कैन बी गिवन बाय ट्रांसडर्मल रूट। तो ट्रांसडर्मल रूट से एक तो अपन फेंटानिल देते हैं, बुप्रेनॉर्फिन दे सकते हैं, है ना। तो ये जो दोनों ड्रग्स है, फेंटानिल, बुप्रेनॉर्फिन, अपन दे सकते हैं ट्रांसडर्मल रूट से, ठीक है। फिर बुप्रेनॉर्फिन को अपन सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल दोनों से दे सकते हैं। फिर नेम 1 एडवांटेज ऑफ ट्रामाडोल ओवर टिपिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक। टिपिकल ओपियोइड एनाल्जेसिक से क्या एडवांटेज है, एक तो ये क्या नहीं कराता, एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम कराता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं कराएगा, सेडेशन नहीं कराएगा, ये सब जो है इसके एडवांटेज हैं। फिर इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा ट्रामाडोल का। ट्रामाडोल का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि एपिलेप्सी में नहीं देते अपन इसको, है ना, एपिलेप्सी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और अगर SSRI के साथ देते हैं अपन इसको तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है ना। सेरोटोनिन सिंड्रोम में SSRI के साथ अगर अपन और एंटी डिप्रेसेंट दूसरी ड्रग्स के साथ देते हैं, जैसे SSRI को अपन माओ इनहिबिटर से दे दें, ट्रामाडोल के साथ, पैथेटिन के साथ, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें हाइपरथर्मिया, डेलीरियम, स्वेटिंग, ट्विचिंग, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि एडल्ट मेल है जो कि फीवर से सफ़र हो रहा है, उसमें फीवर है, उसमें कफ है, एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है ना, तो जो पॉजिटिव एजेंट है वो निमोनिया कौन करा रहा है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, टिगेसाइक्लिन होती है, नेम द ड्रग ऑफ चॉइस टिगेसाइक्लिन। 2 एंटीबायोटिक फॉर एच इन्फ्लुएंजा निमोनिया, है ना, एक तो भाई क्लेरिथ्रोमाइसिन दे दो, अजिथ्रोमाइसिन दे दो, फ्लोरोक्विनोन दे दो, सेफेक्सिम दे दो, 3rd जनरेशन हो गई, है ना, और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल ये दे सकते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स के नाम हो गए वो। टिगेसाइक्लिन कौन से ग्रुप से आती है, एक तो अपने मैक्रोलिड से आती है ना टिगेसाइक्लिन। फिर इसका क्या यूज़ क्या हो सकता है, एक तो अपन इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो कि एंट्रोकोकसी कर रहे हैं अपन उसमें यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं ना, तो इन चीज़ों में अपन इसका टिगेसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है कि 57 ईयर ओल्ड है जिसको क्या है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके कोई रिलेटिव है उसकी डेथ हो गई तो उसमें इंसोम्निया हो गया है, ठीक है। तो अपन कौन सी ड्रग देंगे, तो अपन बेंजोडाइपिन्स बार्बिट्रेट्स में से नॉन बेंजोडाइपिन्स देंगे, ठीक है। नॉन बेंजोडाइपिन्स क्यों देते हैं, क्योंकि नॉन बेंजोडाइपिन्स होते हैं स्पेसिफिक स्लीप वाले रिसेप्टर पे ही अल्फा 1 ओमेगा 1 बताया था, अल्फा 1 ओमेगा 1 पे ही एक्ट करती है, तो इसलिए अपन देंगे नॉन बेंजोडाइपिन्स, ठीक है। तो नॉन बेंजोडाइपिन जोप्लिक्लेन, जोप्लिक्लोन, जोप्लिक्लेन ये सब आते हैं 3 ड्रग्स के नाम, ठीक है। तो अपन ने 2 नाम बता दिए, कौन सी यूज़ करेंगे, नॉन बेंजोडाइपिन्स, ठीक है। फिर 2 बेंजोडाइपिन जो कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होते हैं, एक तो लोराजिपाम और डाइजिपाम, ये दोनों जो ड्रग हैं वो अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम अपनी, इससे पहले देखो ये लिखा नॉन बेंजोडाइपिन्स के बारे में, ये देख लेना। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है 5 ईयर ओल्ड है जो कि इसको हॉस्पिटल में उसमें मसल डिस्टोनिया हो रखी है, ठीक है। मसल डिस्टोनिया क्यों है, क्योंकि मेटोक्लोप्रोमाइड का इंजेक्शन लगाया है, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड क्या एंटी एमेटिक ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। तो सबसे पहले पूछा नेम 2 अदर ड्रग्स कॉज डिस्टोनिया। डिस्टोनिया कौन कौन कर सकती है, एक तो भाई एंटी डिप्रेशन में अमोक्सापिन करती है, एंटी एमेटिक मेटोक्लोप्रोमाइड, प्रोमेथाजिन ये करती हैं, और एंटी साइकोटिक में देखा होगा एक तो भाई अपने टिपिकल में भाई हेलोपेरिडोल हो गया, क्लोप्रोमाजिन हो गया, ये सब करेंगे, और एटिपिकल में लॉक्सापिन, रेस्पेरिडोन, है ना, और ओलेंजापिन भी हाई डोज में देंगे, तो ये सब डिस्टोनिया करा सकती हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देते हैं, देखो सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट और बेंजोडाइपिन्स, है ना, अपन को कम करना ना एक्टिविटी, तो बेंजोडाइपिन्स दे देते हैं और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना मेटोक्लोप्रोमाइड में डोम्पेरिडोन में, है ना। तो देखो मेटोक्लोप्रोमाइड जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और डोम्पेरिडोन क्रॉस नहीं करती है, तो जो डोम्पेरिडोन है वो बेटर ड्रग है ना, और मेटोक्लोप्रोमाइड जो है क्रॉस कर जाती है तो वो अच्छी ड्रग नहीं है, ठीक है। तो अपन डोम्पेरिडोन ज़्यादातर यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी आती है कि जो एक 25 साल का ओल्ड मेल है जो जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है और वो ड्रग ले रहा है और वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है और ट्रैफिक जो पुलिस है उसको पकड़ेगी, है ना, पर उसका इंटेंशन नहीं था तोड़ने का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको दिखना थोड़ा कम हो गया, कलर विजुअल डिफेक्ट आ रहे हैं। तो कल विजुअल डिफेक्ट किस में आते हैं, इथेम्ब्यूटोल में आते हैं ना। तो पेशेंट में कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, एक तो इथेम्ब्यूटोल है और क्योंकि कलर विजुअल डिफेक्ट आ गया उस वजह से। फिर नेम 4 फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड मेंशन देयर 1 स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस कराती है इथेम्ब्यूटोल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस और हेपेटाइटिस। रिफेम्पिसिन है ऑरेंज रेड, यूरिन में डिस्कलरेशन हो जाता है, हेपेटाइटिस, क्यूटेनियस सिम्टम्स आते हैं और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है। पायराजीनामाइड जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसीमिया कराती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की है तो ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि एक फीमेल है जो कि लोअर यूटीआई से सफ़र कर रही थी, अपन ने उसको कॉट्रीमोक्साजोल दिया, लेकिन कॉट्रीमोक्साजोल जो है वो काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, मतलब वो उससे रेजिस्टेंट हो गई है। फिर अपन ने क्या दिया, नाइट्रोफिरोंटाइन। नाइट्रोफिरोंटाइन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बढ़िया काम करेगी नाइट्रोफिरोंटाइन, पर नाइट्रोफिरोंटाइन भी काम नहीं कर रही है। तो उससे पूछा है कि नाइट्रोफिरोंटाइन क्यों फेल हो गई काम करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोफिरोंटाइन को एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए, अपन एल्कलाइन दे रहे हैं ना, तो एसिडिक मीडियम देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे अपन एसिडिक मीडियम बनाने के, अपन विटामिन सी के साथ दे देंगे। तो क्या लिखा, व्हाट मॉडिफिकेशंस डू यू सजेस्ट इन द मैनेजमेंट, विटामिन सी के साथ देंगे। एस्कोर्बिक एसिड होगा तो इसका बेटर पेनिट्रेशन होगा, बेटर अच्छे से इफेक्ट करेगी नाइट्रोफिरोंटाइन, ठीक है। तो नाइट्रोफिरोंटाइन क्यों नहीं आया, समझ में आ गया कि क्यों काम नहीं कर रहा और अपन क्या देंगे उसके साथ। फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक एग्जीक्यूटिव इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक अमीबियोसिस एंड दैट ही इज टेकिंग अ ड्रग। तो भाई इसमें क्रॉनिक अमीबियोसिस है ना, तो ये भाई मेट्रोनिडाजोल ले रहा होगा और लास्ट नाइट क्या हो गई, कॉकटेल पार्टी हो गई, है ना, उसने कॉकटेल पार्टी में अल्कोहल कंज्यूम करी और उस वजह से नोजिया, हेडेक, फ्लैशिंग, वर्टिगो आ गया, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल और अल्कोहल दे दी, है ना, मेट्रोनिडाजोल ले रहा है और उसके साथ अल्कोहल ले ली इसने। तो अल्कोहल लेगा तो क्या होगा इसमें अनप्लीजेंट, मतलब क्यों हो रही है मैनिफेस्टेशन, डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन हो रही है ना, डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन होती है तो ये सारे मैनिफेस्टेशन आते हैं। फिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, पेशेंट को बोलेंगे कि मेट्रोनिडाजोल अगर आप ले रहे हो तो अल्कोहल कंटेक नहीं करना है, ठीक है। अब इन्हीं के ग्रुप में ऐसे बताना है एक ड्रग जो कि सेफ है, तो सट्रानिडाजोल है जो है वो सेफ है ना, ये सट्रानिडाजोल जो है वो सेफ है, ठीक है। अपन उस पेशेंट को बोलेंगे कि आपको अल्कोहल इंटेक नहीं करना, सट्रानिडाजोल जो है वो सेफ होती है। फिर एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको एडमिट किया, है ना, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। उसके बाद देने के बाद उसमें क्या होगा, फीवर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह हो गया। स्टूल एग्जामिनेशन किया तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई मिल रहा है। तो डायग्नोसिस क्या है कि स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया है।
क्यों? ऐसे पूछा व्हाट इज द रीजन डेवलपमेंट ऑफ दिस इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन हो गया स्यूडोमेम्ब्रेनिक स्क्लेरोसिस। क्यों हुआ? क्योंकि जो अपन ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी, जो नॉर्मल फ्लोरा था उसको किल कर दिया। नॉर्मल फ्लोरा बहुत ज़्यादा अच्छा जो होता है और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू बैक्टीरियोसिन ये सब रिलीज करता है, जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनिबिट करता है, तो उसको भी किल कर दिया। तो उस वजह से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह वो ग्रो करने लगे। ठीक है, फिर दो ड्रग बतानी है जो इसमें अपन यूज़ करनी है। ठीक है, तो एक तो होती वैनकोमाइसिन और एक होती मेट्रोनिडाजोल, तो अपन ये 2 ड्रग देंगे। फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि लेप्रोमेटिस पेशेंट है, उसमें थेरेपी चल रही थी, है ना, डेप्सोन की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें लीजन्स जो हैं वो एक्सर्बरेट होने लगे और इरिथमेटस नोड्यूल आ गए। ठीक है, तो क्या है कॉज इस वजह से हो रहा है? लेप्रा रिएक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे? अपन इसको क्लोफाजेमिन देते हैं। ठीक है, उससे अपन मैनेज करते हैं। और अपन को 2 ड्रग बतानी है जो कि G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देनी है। एक तो एंटी मलेरियल ड्रग नहीं देते हैं, सल्फर ड्रग नहीं देते हैं, जो डेप्सोन भी उसमें आता है ना, ये सब जो ड्रग हैं अपन नहीं देते G6PD डेफिशिएंसी में। फिर आता है कि एक एंटी माइक्रोबियल का नाम बताना इन सिचुएशन में। ठीक है, गोनोरिया में अपन पेनिसिलिन G दे सकते हैं 3rd जनरेशन, सेफेलोस्पोरिन कोई सी भी दे सकते हैं, सेप्ट्राक्सोन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस में भी पेनिसिलिन G जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जेनाइटल हर्पीज सिम्प्लेक्स में अपन एसाइक्लोविर वगैरह दे देंगे। ट्राइकोमोनास वेजाइनल्स में मेट्रोनिडाजोल देते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस में पोस्कोनाजोल। ठीक है, पोस्कोनाजोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग है, वो अपन देते हैं। ठीक है, तो ये सारा था अपनी थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स में, इसी में से ही पूछेगा, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है इससे ही आ जाए। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।